रामधारी गुप्ता, प्रतिलेखन संख्या 72 एवं 73। महोदय, हमारा जो संविधान तैयार हुआ है उसमें भी इस बात का प्रयास किया गया है कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह से लागू किया जाए और जनता को लोकतंत्र की सारी सुख सुविधा मिल सके। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस सम्मेलन में कुछ कहने का अवसर दिया है। आपके सामने जो विषय आएंगे वे इतने महत्व के हैं कि प्रत्येक हिंदुस्तानी, चाहे वह किसी भी काम में लगा हो, उन पर कुछ न कुछ ध्यान अवश्य देता होगा। यह एक मानी हुई बात है कि बच्चा जैसा तैयार किया जाता है वह बड़ा होने पर वैसा ही निकलता है। शिक्षा का काम यही है कि उसको अच्छी तरह से सुलझे तरीके पर तैयार करें और उसको इस योग्य बनाएं कि उसे जिस किसी भी काम में लगाया जाए वह उस काम को कुशलता और सफलता के साथ पूरा कर सके। हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति अभी तक जारी है वह नई नहीं है, बल्कि यदि मैं यह कहूँ कि वह 125 वर्ष पुरानी है तो गलत नहीं होगा। 125 वर्ष पहले जिस उद्देश्य को सामने रखकर यह शिक्षा पद्धति जारी की गई थी वह उद्देश्य अब नहीं रहा, पर शिक्षा पद्धति अब तक लगभग वही है। मैं मानता हूँ कि इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उसमें परिवर्तन किया जाए जिससे हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिल सके। जहाँ तक मुझे मालूम है इस काम में अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं। मैं तो शायद यह भी कह सकता हूँ कि उस शिक्षा पद्धति को बदलने में जो प्रयास किया जाना चाहिए था वह अभी तक नहीं किया गया है। इस देश में या सभी देशों में शिक्षा के 3 भाग होते हैं। एक तो वह जिसमें छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, दूसरा वह जिसमें युवावस्था के पहले बड़े होने तक, और तीसरा वह जिसमें युवावस्था के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। इन तीनों भागों की शिक्षा पद्धतियाँ अलग अलग हैं, परंतु वे एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं और एक से दूसरे में जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए यदि हम अपने देश की शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो सबसे अधिक आवश्यक यह है कि सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा और फिर विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। महोदय, आज इस समारोह में सम्मिलित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जब से मैं आपके नगर में पहुंचा हूं, आपने जिस प्रेम और उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि यह स्वागत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि यह देश के प्रति आपके प्रेम का प्रमाण है। भारतवर्ष जब से स्वतंत्र हुआ है उसके सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ रही हैं, परंतु ईश्वर की दया से हम एक एक कठिनाई को हल करते गए हैं और आज कहा जा सकता है कि अब हमें प्रगति के लिए प्रशस्त मार्ग मिल गया है। यदि हम चाहें और देश के लिए आपस में मिलजुल कर साहस तथा उत्साह के साथ काम करें तो संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इस देश के लिए दुर्लभ हो। इसलिए
एक ऐसे दिन का मनाना जिस दिन देश की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था, स्वाभाविक ही है। अंग्रेजों के साथ जिस समय स्वराज्य के लिए समझौता हुआ, उस समय उन्होंने और सब चीज़ों के साथ साथ एक काम और किया जिसका परिणाम कुछ भयंकर हो सकता था। जहाँ एक ओर अंग्रेजी राज्य सीधे तौर पर चलता था, वहाँ दूसरी ओर देसी नरेशों के अधीन 600 से अधिक रियासतें भी थी। ब्रिटिश सरकार ने जाते समय यह घोषणा कर दी कि ये सभी रियासतें अपने को उन सभी शर्तों और बंधनों से मुक्त समझें जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ किए थे, और प्रत्येक का अधिकार है कि वह चाहे तो हिंदुस्तान के साथ अथवा पाकिस्तान के साथ मिल जाए या अपने को स्वतंत्र रखे। एक नीति के रूप में यह बात बिल्कुल ठीक थी, परंतु यदि हमारे देसी नरेशों के हृदय में भी वह देश प्रेम नहीं होता जो उन्होंने दिखलाया, तो संभव था कि एक भारतवर्ष के बदले आज भारतवर्ष के कई टुकड़े हुए होते। यह समस्या देश के एक भाग में अब तक तय नहीं हो पाई है, और वह भाग कश्मीर का है। उसके लिए हम अभी भी चिंतित हैं। देसी नरेशों के देश प्रेम, उनकी दूरदर्शिता और समय को पहचान कर उसके अनुसार अपने को ढाल लेने की उनकी शक्ति के फलस्वरूप ही भारत के दो टुकड़े हो जाने पर भी विशाल भारतवर्ष आज रह गया है।